नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, अपना चल रहा था सूक्ष्ममापी यंत्र। ठीक है, अब सूक्ष्ममापी यंत्र के अपने 3 पोर्शन रह गए, डायल क्लीपर, डिजिटल डायल क्लीपर और आपका ये कौन सा गियर टूथ क्लीपर। ठीक है, इसके बाद अपना 9वां चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 9 है, वो शुरू हो जाएगा। कौन सा? शीट मेटल का। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक सूरजपाल जी है, वो कह रहे हैं कि गुड बाय सर। अरे गुड बाय क्यों बोल रहे हो? क्लास समझ में नहीं आ रही? कोई टॉपिक गलत हो गया, कोई चीज गलत हो गई, या कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई अगर हुआ है तो मेरे को, मैं जैसे आप, मैंने इनको कम से कम कमेंट रिप्लाई किए 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ रिप्लाई आए वो बताए, मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन है वो डाउन ना हो। ठीक है, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो या तो मेरे को सीधा डायरेक्ट कॉल कीजिए, ठीक है, या तो मैं आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, यार सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करो। फ्री की क्लास मिल रही है, इसका मतलब मैंने शुरू से बोला था कि एक बात बोली थी, फ्री की क्लास है मतलब किसी को घी हजम नहीं होता, तो वो बात हो रही है अभी। फ्री की क्लास है तो हजम नहीं हो रहा। अगर यही क्लास मैं पेमेंट के ऊपर शुरू कर दूं तो हजम होगी? अगर पेमेंट के ऊपर ये क्लास शुरू कर दूं तो हजम होगी? यही सब कुछ मिलना है, कुछ नहीं मिलना है दूसरा, और कुछ भी नहीं मिलना है, यही सब कुछ मिलना है। यही थ्योरी मिलनी है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने हैं, सब कुछ से मिलना है, उसी के अंदर भी, इसी के अंदर भी। ठीक है, चलो एक काम करो, आप जहां पहले पढ़ाता था वहां पे मेरा कोर्स परचेज करो। ठीक है, और वहां पे देखो और यहाँ पे देखो, फिर मेरे को बताना कि हाँ, वहां पे आपके 2,000 रुपये लगेंगे, फिर आप कहोगे सर ऐसे हो गया, फिर वहां से वापस नहीं देगा कोई। अगर आपने एक बार कोर्स परचेज कर लिया और दोबारा अपने पैसे मांगते हो तो पैसा नहीं मिलता। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपको फ्री की क्लास मिल रही है, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूँ, और भी टीचरों से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि कोई आए और पढ़ाए। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं फ्री पढ़ाओ, नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए मैं दे दूंगा। अभी तक मेरा कुछ नहीं बनना है, पर मैं दे दूंगा। ठीक है, पर शेयर एंड सब्सक्राइब करो क्लास को, वरना मैंने तो आपको शुरू से एक बात बोली थी, हम तो मोदी जी हैं, फकीर है, झोला उठा देंगे, और मेरे को लगता है कि झोला उठाना पड़ेगा। क्यों? शेयर एंड सब्सक्राइब तो बढ़ नहीं रहे, तो इलाज क्या रहे पीछे? तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा करो, कुछ तो करो। इतने 300 में से आपका पेट भर जाता है क्या? नहीं, आपको भूख को 4 रोटी की और आप 2 रोटी खा लो तो पेट भर जाएगा। अगर इससे कुछ इनकम होगी, सही बता रहा हूं, तो यूट्यूब से कुछ इनकम होगी तभी तो और आगे एडजस्ट होगा। अगर इससे इनकम शुरू नहीं होगी तो मैं क्या, मेरे घर से लगाऊं पूरा? कोई नहीं है बेटा जो घर से लगाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ी इससे इनकम आए तो फिर और अपन एडजस्ट करें। फ्री क्लास है, इंडिया जी के शुरू कर दें, राजस्थान जी के शुरू कर दें, मैथ शुरू कर दें। शेयर करो, ठीक है, वरना मैं, मेरा यहाँ पे देखो, एक क्लास पूरी करने के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, थंबनेल बनाना पड़ता है, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है। और एक आपको मतलब आप कमेंट करते हो तो हर 1 मिनट के बाद आपको रिप्लाई मिलता है, एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब सारा दिन इसी के ऊपर फोकस रहना पड़ता है। तो इससे देखो इनकम तो हो नहीं रही अभी। अगर मेरा ये छोड़ के मैं दूसरा बिजनेस शुरू करूँ तो मेरी इनकम होगी, तो मैं इस पे ध्यान क्यों दूं मैं इस पे ध्यान? तो ये बात है बेटा, एडजस्ट करो, कहीं से कुछ करो, शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रुपों में शेयर करो। ठीक है, और करो, ऐसा नहीं करो। ये नहीं है आप पढ़ लिया बस, मेरा भी तो देखो मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं भी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। बुरा मत मानियो, करना है तो करो, वरना बाबा जी फकीर है, सीधा बोल रहा हूं। यूट्यूब पे कहोगे सर तो बस ऐसे ही पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसे कौन नहीं कमाता ये बताओ मेरे को? आप नौकरी लगोगे आप नहीं कमाओगे, ये पढ़ के लगोगे आप नहीं, पैसे नहीं। आप किस लिए लग रहे हो डीआरडीओ में? पैसे कमाने के लिए लग रहे हो, तो फिर करो। ठीक है, चलो, तो अपना नेक्स्ट ऑप्शन है डायल कैलिपर। अब कैलिपर क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, अपन कैलिपर पीछे पढ़ चुके हैं। तो कैलिपर क्या होता है? जो किसी जॉब की अंदरूनी बाहरी गहराई का माप ले और उसे चेक कर सकते, वो क्या होता है? कैलिपर होता है। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, और इसका लिस्ट काउंट अल्पतमांक इंच में कितना होता है? 0.001 इंच होता है, और mm में 0.02,
0.02 mm होता है। ठीक है, ये ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों में मिलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डायल क्लीपर होता है। अब डायल क्लीपर क्या होता है, जो इसके सारे के सारे जो अंग हैं वो साधारण क्लीपर से मिलते हैं, पर थोड़ी सी बात इसमें क्या आ जाती है, जो मूवेबल पोर्शन होता है इसका, जो मूवेबल पोर्शन होता है आगे पीछे घूमता है, वहां पर दोनों क्या, एक तो ऊपर जा होता है एक नीचे जा होता है, दोनों जाके जस्ट साइड में क्या लगा दिया जाता है, एक डायल लगा दिया जाता है। और डायल क्या काम करता है, उस पे आपको एमएम है वो उसके घड़ी नुमा क्या करती है, एमएम दिखाई दे देते हैं, और सुई होती है, जितना आप उसको खोलते हो तो वो सुई घूमती जाती है और आपकी संख्यात्मक माप आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डायल कैलिपर। खत्म, टाटा बाय बाय। चलो इसे लिखो इंट्रो में, इंट्रो बताओ इंट्रो में क्या लिखूं। यह अंदरूनी गहराई बाहरी, अंदरूनी गहराई बाहरी माप लेने व चेक करने के उपयोग में काम आता है। क्या कह रहा है, यह किसी जोब की अंदरूनी गहराई बाहरी माप लेने व चेक करने के उपयोग में काम आता है। ठीक है, फिर बात आती है इसके लिस्ट काउंट की। इसका लिस्ट काउंट मैंने आपको बताया 0.001 इंच और 0.02 mm। तो ये तो हो जाता है आपका मीट्रिक पद्धति में, और ये आपका हो जाता है ब्रिटिश पद्धति में, जिसे कुछ किताबों में लिखा होता है इंग्लिश पद्धति। ठीक है, जो क्या होती है, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, और बताओ क्या होता है, यह क्या है, सूक्ष्म मापी औजार। इसमें यहां लिख लो सूक्ष्म मापी औजार, सूक्ष्म मापी औजार क्या है ये, यह एक सूक्ष्म मापी औजार है। ठीक है, तो डायल क्लिपर कुछ ऐसा ही होता है। क्या दिखाऊं आपको एक बार, ये होता है, देखो डायल क्लिपर, ये आपका क्लिपर है, बिल्कुल सेम वही है। इसके लॉग नट है, एडजस्ट फाइन नट है, ठीक है, फाइन एडजस्ट नट है, डेप्थ बार है, बीम है, दो दो क्या है, मूवेबल जा है, और दो स्थिर जा है। एक अंदर की माप चेक करता है, एक बाहर की माप चेक करता है। एक डेप्थ बार है जो क्या काम करती है, गहराई को मापती है। ठीक है, और ये क्या है आपका डायल है। जो डायल है वो कहाँ लगा हुआ है, इसका जो मूवेबल पोर्शन है उसके जस्ट आगे लगा हुआ है, जो क्या काम करता है, जितना खुलता है उसके अंदर जो सुई होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डायल क्लिपर। ठीक है, अब डायल क्लिपर इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो इसके ऊपर घड़ी नुमा जो ये आकृति लगी हुई है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है, ये क्या होता है, डायल के आकार का होता है, तो इसे क्या नाम दिया गया, डायल कैलिपर। ठीक है, चलो इसे इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आगे। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है इसके बनावट की, बनावट, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चले, अब बनावट में क्या होता है, बनावट में साधारण कैलिपर के जैसा होता है, पर वर्नियर कैलिपर यानी स्केल के जगह पर क्या होता है, एक डायल लगा दिया जाता है। बनावट इसमें क्या होता है, चलो क्या होता है, ये वर्नियर कैलिपर के स्वरूप होता है। ठीक है, और वर्नियर स्केल के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है,
दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वर्नियर स्केल के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? एक डायल लगा दिया जाता है और डायल की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए और क्या होता है इसके अंदर बताएगा कोई? चलो इतना होता है बनावट। अब बात आती है सिद्धांत। किसकी? सिद्धांत की। जैसे आपका वर्नियर जो माइक्रोमीटर था वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता था? नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता था। और ये है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रेक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेक व पिनियन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, और ये रेक और पिनियन होता है, जो रेक है वो किस पे लगा होता है? बीम पे लगा होता है। बीम पर क्या लगा होता है? रेक लगा होता है। क्या लगा होता है? रेक किस पे लगा होता है? बीम पे लगा होता है। जो पिनियन होता है वो किससे मैच करता है? आपका डायल से मैच करता है। पिनियन डायल से मैच करता है। ठीक है, अब रेक पिनियन डायल से मैच कैसे करता है? जो आपका रेक होता है वो बीम पर किस प्रकार लगा होता है? कुछ इस प्रकार लगा होता है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या है? रेक है। और जो पिनियन है वो किस पर लगा होता है? यहां पर इसके अंदरूनी साइड ये मान लीजिए ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये रेक होता है, ये पिनियन होता है। रेक किस पे लगा होता है? आपका बीम पर लगा होता है। और पिनियन किस पे लगा होता है? आपका डायल के साथ मैच किया जाता है। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेक व पिनियन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इससे जो रीडिंग ली जाती है वो कैसे मापी जाती है। ठीक है, जिस प्रकार आपने माइक्रोमीटर की रीडिंग देखी थी, साधारण कैलिपर था उसकी रीडिंग देखी थी, और इसी की भी तो देख लेते हैं कैसे मापी जाती है। ठीक है, चलो पहले देखते हैं मीट्रिक पद्धति में रीडिंग। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलो क्या मीट्रिक पद्धति? क्या मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेते हैं? अब मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेते हैं तो डायल पर ग्रेजुएशन कितनी है? डायल पर ग्रेजुएशन मान लेते हैं अपन। डायल की ग्रेजुएशन कितनी बनी हुई है उसके ऊपर? 0.02 mm। ठीक है, अब अपने को रीडिंग कितनी लेनी है उसकी बताओ। रीडिंग लेनी है, ये मान लो आप 76 पॉइंट और कितनी करें? 300 या 34 कर लो। ठीक है, 76.34 mm। ठीक है, अब देखो, अब मेन स्केल की जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग कितनी खोलेंगे अपन? मेन स्केल की रीडिंग खोलेंगे 76.00 mm। ठीक है, जो मेन स्केल की रीडिंग खोलेंगे कितनी खोलेंगे? 76.00 mm। फिर डायल की जो ग्रेजुएशन है वो कितनी खोलेंगे? डायल की रीडिंग अपन खोलेंगे 0.34 mm। अब इसको प्लस कर दो तो आपका मान है वो आ जाएगा। अब इसको प्लस करने पर इतना मान आता है। ये आपका मीट्रिक में क्या आ गया? पद्धति में माप आ गया। जैसे कि अब डायल की ग्रेजुएशन कितनी है? 0.02 mm। तो आपको कितनी खोलनी है? ये रीडिंग कितनी लेनी है? देखो रीडिंग लेनी है आपको 76.34 mm। तो आप क्या करोगे? मेन स्केल की रीडिंग है वो खोलोगे कितनी? 76.00 mm। मेन स्केल होता है उसको कितना खोलोगे? 76.00
0 0 खोलोगे, फिर जो डायल है, जो आपका डायल बना हुआ है उसकी रीडिंग को इतनी खोलोगे 0.3 है, 0.0, हाँ ये वाली, ठीक है, 0.34 तो ये हो गई आपकी डायल की, ठीक है। और ये आपकी हो जाती है यहां पे 76.00 मेन स्केल की, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार होता है आपका। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बीट्रिस यानी इंग्लिश पद्धति की तरफ। अब बढ़ते हैं इंग्लिश पद्धति की तरफ, ठीक है। चलो मिटा दूं, मिटाना कितना है आपको, ये मिटाना है, ठीक है। चल फिर बात आती है इंग्लिश पद्धति यानी ब्रिटिश। ब्रिटिश, अब ब्रिटिश में क्या है, कितना कितना ग्रेजुएशन होगा बताओ, डायल का ग्रेजुएशन कितना होगा, डायल पर कितना होगा, उस पे किस पे होगा, मेन स्केल पे होगा, उस पे कितना होगा, मेन स्केल पे होगा, इस पर कितना होगा, डायल पर 0.01 इंच ग्रेजुएशन, ठीक है। और आपको रीडिंग कितनी लेनी है इसके अंदर, रीडिंग कितनी लेनी है आपको, 5.537 इंच लेनी है। तो बताओ अभी ये इसका कितना सोल्यूशन करोगे। तो इसमें मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी खोलेंगे, मेन स्केल की रीडिंग कितनी खोलेंगे बताओ, मेन स्केल की रीडिंग खोलेंगे 5.500 इंच, ठीक है। फिर डायल की कितनी खोलेंगे, डायल की कितनी खोलेंगे बताओ, बताओ बताओ जल्दी, डायल की खोलेंगे 0.037 इंच। तो इनको जोड़ने पर आपका आएगा ये, बस कुछ नहीं है, इतना ही है। ये आपका डायल क्लिपर पूरा हुआ, ये आपका डायल क्लिपर क्या हुआ भाई, पूरा, ठीक है। चलो ये आपका डायल क्लिपर हुआ पूरा, कुल रीडिंग ये आपकी आ गई, इसकी कुल रीडिंग। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ब्रिटिश पद्धति में आपकी डायल पर जो ग्रेजुएशन बनी होती है कितनी बनी होती है, 0.001 इंच ग्रेजुएशन बनी होती है। और आपको रीडिंग लेनी है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का इसका ब्रिटिश का रीडिंग आपको कितनी लेनी है, 5.537 इंच लेनी है रीडिंग। तो आप क्या करोगे, मेन स्केल को कितना खोलोगे, 5.500 इंच खोलोगे। फिर डायल है जो आपका ये वाला जो डायल है इसको कितना खोलोगे, 0.037, ये यहाँ पे आ गया 37, ठीक है। और जो आपका मेन डायल स्केल है उसको कितना खोलोगे, 5.5, मेन स्केल डायल, ये होता है, ठीक है। चलो अब इसी के आगे लिखते हैं डिजिटल डायल कैलिपर। क्या, डिजिटल डायल कैलिपर नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो थोड़ा सा लिख लो। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, उसमें अपन देखेंगे इसके जो दोष होते हैं, उसके अंदर मेन क्या आ जाते हैं, उसके जो दोष आ जाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डायल कैलिपर, अब डिजिटल डायल कैलिपर में क्या होता है, देखो साधारण डायल कैलिपर में क्या होता है, वर्नियर स्केल होती है सीधी, और डायल सॉरी कैलिपर में क्या होता है, वर्नियर स्केल होती है। डायल कैलिपर में क्या होता है, उसके ऊपर डायल डायल आ जाता है। और आपका जो डिजिटल डायल कैलिपर है उसके ऊपर क्या आ जाता है, डिजिटल काउंटर आ जाता है, जो क्या काम करता है, एक प्रत्यक्ष रूप से आपको माप दिखाता है। जो घड़ी जैसे आपका घड़ी होता है ना, जो पहले पुराने जमानों में घड़ी आती थी नंबर वाली, वो एकदम वैसी की वैसी होती है उसके ऊपर, ठीक है। चलो चलो तो अपन क्या करते हैं, अब लिखते हैं डिजिटल कैलिपर या डिजिट डायल कैलिपर, ठीक है। चलो डिजिट डायल कैलिपर, हेडिंग डालो डिजिट, ये दिखाई नहीं देता, ये तो बिल्कुल ही गया आपका ब्लैक वाला, और ये इसी में लिख लो डिजिट डायल कैलिपर,
ठीक है, चलो हेडिंग डालो फिर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डायल क्लिपर, मैंने आपको बताया डिजिटल डायल क्लिपर कैसे होता है, साधारण डायल क्लिपर से थोड़ा अलग होता है और डायल क्लिपर से अलग होता है। डायल क्लिपर पर क्या होता है, एक घड़ी नुमा आकृति आ जाती है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक घड़ी नुमा आकृति आ जाती है जो क्या करती है, एक प्रत्यक्ष रूप से आपको संख्यात्मक माप है वो दिखाती है। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं आप बताओ। देखो इसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, एक डिजिटल काउंटर होता है, डिजिटल काउंटर बना होता है। क्या होता है, एक डिजिटल काउंटर है इसके ऊपर बना होता है जो क्या करता है, दशमलव के बाद वाली रीडिंग को डायल पर देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो दशमलव वाली बाद वाली रीडिंग है वो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें देखा जा सकता है। जो डायल क्लिपर में क्या होता था कि दशमलव से पहले वाली, यानी कि जैसे मान लो ये वाली थी, ठीक है, दशमलव से बाद वाली रीडिंग है वो भी इसमें क्या देख सकते हैं, डिजिटल काउंटर पे देख सकते हैं। और इससे अपन डायल क्लिपर में क्या देख सकते थे, सिर्फ ये वाली रीडिंग थी ये देख सकते थे, और इसके अंदर है वो दोनों की दोनों रीडिंग है वो अपन आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो पॉइंट के बाद वाली रीडिंग देख सकते हैं। क्या कह रहा है, पॉइंट के बाद वाली रीडिंग है वो इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेजरिंग दोष पाए जाते हैं, वो अपन इसमें क्या करेंगे, सिर्फ मेजरिंग दोष ही देखेंगे और उसमें कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि और सारा का सारा कैसा होता है, बिल्कुल सेम का पोजीशन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिजिट डायल के लिए। ठीक है, अब घड़ी नुमा आकृति दिखाई दे रही होगी, ये क्या आपको पूरा का पूरा आपको दिखाता है, माप भी दिखाता है, दशमलव से पहले वाला भी दिखाता है, दशमलव से बाद वाला भी दिखाता है, संख्यात्मक रूप से पूरी का पूरी माप है वो आपको दिखाता है। ठीक है, चलो अब इसको मिटाकर एक हेडिंग डाल लीजिए, मेजरिंग दोष। क्या मेजरिंग दोष, चलो अब मेजरिंग दोष क्या होते हैं बताएगा कोई। मेजरिंग दोष बताओ, मेजरिंग दोष क्या होता है बताओ। देखो किसी पार्ट की, क्या किसी पार्ट की अपन मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या दोष आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेजरिंग दोष कहते हैं। पार्ट की मेजरिंग करते समय दोष आ जाता है। क्या, जब अपन किसी पार्ट की मेजरिंग करते हैं, उसकी गणना करते हैं, उसका संख्यात्मक माप निकालते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, एक मेजरिंग दोष हो जाता है। जो दोष है वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कुछ मुख्य प्रकार के दोष है। मुख्य दोष, इसमें मुख्य दोष में पहला आपका आता है क्रमबद्ध दोष। तो आप एक नंबर लगा के लिखिए, क्रमबद्ध दोष। अब क्रमबद्ध दोष क्या होता है बताएगा कोई, कि क्रमबद्ध दोष है वो क्या होता है बताएगा कोई, कि सर ये होता है आपका क्रमबद्ध दोष। बताओ क्या होता है, बताओ क्रमबद्ध दोष क्या होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग औजार के द्वारा जो दोष आता है उसे क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध दोष बोलते हैं। इसमें लिख सकते हो मेजरिंग औजार के द्वारा आया दोष क्या कहलाता है, क्रमबद्ध दोष कहलाता है। ठीक है, इसी के अंदर आपका आता है एक लगा लिया, यहां पे लगा लिए ए, कौन सा, परिचित दोष। कौन सा, परिचित दोष। ये फिल्म वाला ये है, परिचित है, परिचित, ठीक है, परिचित दोष। अब परिचित दोष क्या होता है, जैसे कि माइक्रोमीटर में या आपके कैलिपर में शून्य त्रुटि हो और उसे अपन देख सके, उसे जान सके और उसे अपन ठीक कर सके, वो क्या होता है आपका परिचित दोष होता है। जैसे टूल में शून्य
त्रुटि हो, क्या किसी टूल में शून्य त्रुटि हो और उसे ठीक कर सके, वो क्या होता है, परिचित दोष होता है। इसी के अंदर आपका होता है एक अपरिचित दोष। कौन सा, अपरिचित दोष। कौन सा होता है, अपरिचित दोष होता है। ठीक है, अब अपरिचित दोष कौन सा होता है, जैसे कि आपका जो माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, वो क्या है, एक फ्रिक्शन की सहायता से काम करता है। मतलब उसको अगर घुमाते हैं तो क्या है, घर्षण काम करता है, और आपका जो कैलिपर है वो भी क्या है, एक घर्षण के रूप में काम करता है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अपरिचित दोष कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण आया हुआ दोष। फ्रिक्शन या घर्षण के कारण आया दोष। कौन सा, फ्रिक्शन या घर्षण के कारण आया दोष। मतलब बार बार में जो अपन घर्षण विधि करते हैं तो देखो थोड़ा सा टूल है वो घिस जाता है, तो वो उसके कारण जो आता है वो कौन सा हो जाता है, आपका अपरिचित दोष यानी फ्रिक्शन दोष। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, रैंडम या आकस्मिक दोष। रैंडम यानी आकस्मिक, अचानक से कोई आया हुआ दोष है, उसे आकस्मिक दोष कहते हैं। ठीक है, चलो चले, फिर 2 नंबर लगाओ यहां पे, रैंडम या आकस्मिक दोष। रैंडम या आकस्मिक दोष, रैंडम या आकस्मिक दोष कौन सा आता है बताओ मेरे को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बताओ। ये रैंडम और आकस्मिक दोष यानी किसी बाहरी कंडीशन के कारण होता है, किसी बाहरी वेट नहीं, वजन में नहीं, वैसे बाहरी, आंतरिक। ठीक है, क्या बाहरी कंडीशन के कारण क्या होता है, बाहरी कंडीशन के कारण जो होता है वो कौन सा होता है, आपका रैंडम या आकस्मिक दोष होता है। इसके अंदर कौन से दोष आते हैं आपके, बताएगा कोई। इसके अंदर आपका कौन सा दोष आता है, जैसे कि तापमान का, कंपन का। ठीक है, तापमान का प्रभाव, कंपन का प्रभाव। ठीक है, जैसे तापमान, का प्रभाव या कंपन का प्रभाव। ठीक है, या कोई थकावट। ठीक है, चलो अब बात आती है दूसरा यानी सॉरी तीसरा, ज्यामिति त्रुटि। क्या, ज्यामिति त्रुटि। जैसे आपने आकस्मिक देखा उसी प्रकार अपन देखते हैं ज्यामिति त्रुटि होती है, वो कौन सी होती है। ज्यामिति त्रुटि बताओ कौन सी होती है। ज्यामिति त्रुटि यानी कार्य क्या हो, ड्राइंग के अनुसार न बनाया गया हो। कार्य क्या हो, कोई ड्राइंग के अनुसार नहीं बनाया गया हो। जैसे कि आपको कोई गोल जॉब दे दी, उसको मतलब बिल्कुल गहराई में या उसको गोलाई में ना बनाया गया हो, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका ज्यामिति यानी किसी आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कार्य के अनुसार सैद्धांतिक रूप में ना हो, कार्य ड्राइंग के अनुसार ना हो। आई बात समझे कि जो आपका कार्य है, जैसे आपने कोई जॉब बनाई तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है, तभी तो आप उस जॉब को बनाते हो। ठीक है, तो वो ड्राइंग क्या हो, जॉब क्या हो, किसी ड्राइंग के अनुसार ना हो, या आपको दिया गया जो एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल है, वो ड्राइंग के हिसाब से ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, कार्य के अनुसार हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर आती है एक माइक्रो, कौन सी, माइक्रो ज्यामिति। माइक्रो ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई जॉब है वो टेपर में नहीं हो, सही गोलाई में नहीं हो। कार्य टेपर या गोलाई में
में ना हो। ठीक है, आई बात समझे कि माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो नहीं होता, मैक्रो होता है। ठीक है, मैक्रो ज्यामिति में क्या होता है कि जो कोई कार्य है वो क्या हो, कोई सही टेपर में ना हो या कोई गोलाई में ना हो। ठीक है, चलो अब बात आती है कि इसमें कौन सी जो आपका जो त्रुटि वाला होता है, इसमें आप 3 पॉइंट ज्यामिति का ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट क्या, 3 पॉइंट ज्यामिति या मेजरमेंट, 3 पॉइंट मेजरमेंट ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। देखो राइटिंग है थोड़ी सी गड़बड़ा रही है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखो रैंडम मार्क्स में क्या होता है, बाहरी कंडीशन के कारण जो दोष आता है उसे रैंडम मार्क्स में कहते हैं। जैसे तापमान हो गया, कोई कंपन हो गया, कोई भूकंप हो गया। ठीक है, फिर आती है ज्यामिति। ज्यामिति यानी कोई ड्राइंग होता है या कोई शेप होती है, कोई आकार होता है, यानी कार्य है जो आपकी जॉब है कोई ड्राइंग के अनुसार ना बनाई गई हो, वो क्या होता है, ज्यामिति त्रुटि होती है। इसी के अंदर आता है मैक्रो ज्यामिति। क्या, मैक्रो ज्यामिति, इसमें क्या होता है, कार्य टेपर या गोलाई में ना हो। मैक्रो यानी जो आप गोलाई में कोई कार्य बना रहे हो वो क्या ना हो, सही तरीके से नहीं बनाया गया हो। फिर आती है 3 पॉइंट मेजरमेंट। क्या कर सकते हैं, जो ज्यामिति त्रुटि होती है इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी जॉब का 3 पॉइंट से माप है ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चले। फिर 4 नंबर दोष आता है आपका संपर्क दोष। कौन सा, संपर्क दोष। संपर्क दोष। ठीक है, बताओ अब संपर्क दोष बताओ कैसे होता है, बताओ। देखो किसी टूल से माप लेने वाले, क्या ये देखो, किसी टूल से माप लेना या टिप्स में अशुद्धियां आना, कि जैसे अपन किसी कार्य के लिए किसी टूल से माप ले रहे हैं कि ये आपका कोई कार्य है और ये आपका कोई टूल है, इससे अपन क्या करते हैं, इसका माप लेते हैं और उसमें क्या अशुद्धियां आ रही है, तो वो क्या होता है, संपर्क दोष होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि टूल से माप लेने वाले टिप्स और वर्कपीस के बीच अशुद्धियां, टूल से माप लेने वाले वर्कपीस या कार्य व टूल के बीच अशुद्धि। क्या कह रहा है, टूल से माप लेने वाले कार्य व टूल के बीच अशुद्धियां आना, वो क्या होता है आपका टिप्स। कार्य व टिप्स लिख लो आप, यहां पे क्या लिख लो, कार्य व टिप्स की अशुद्धियां, कार्य व टिप्स के बीच की अशुद्धियां, के बीच की अशुद्धियां। ठीक है, फिर बाद में आता 5 नंबर दोष आता है आपका कौन सा, इंस्ट्रूमेंट दोष, यानी औजार का दोष, औजार दोष। ठीक है, इंग्लिश में आपको कहीं कहीं मिलेगा इंस्ट्रूमेंट दोष या औजार का दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है बताओ, इसमें जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है उसमें मूवेबल जा और बीम के बीच, क्या मूवेबल जा और बीम के बीच माइक्रोमीटर व बैकलेस के कारण होता है। क्या, जब आप क्या करते हो, वर्नियर कैलिपर से मूवेबल जा और बीम के बीच प्ले होता है, यानी कोई कार्य होता है, और माइक्रोमीटर के जो बैकलेस होता है वो एक औजार दोष होता है। तो इसमें लिख सकते हो यह कैलिपर नहीं, वर्नियर कैलिपर। क्या, वर्नियर, क्या कह रहा है, यह वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जा और वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जा बीम के बीच प्ले तथा माइक्रोमीटर के बैकलेस के कारण,
ठीक है, ये जो औजार का दोष है वो किससे होता है? बैकलेस के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तापमान का दोष। ठीक है, क्या 6 नंबर तापमान दोष। अब तापमान दोष क्या होता है बताएगा कोई? तापमान के कारण दोष उत्पन्न होना, तापमान के कारण उत्पन्न होना। अब ये कैसे होता है बताएगा कोई? बताएगा कि इसमें क्या होता है, जो माप लेने वाले औजार होते हैं, माप लेने वाले औजारों को, माप लेने वाले औजारों को 20 डिग्री तापमान में रखा जाए, ना रखा जाए। क्या? ना रखा जाए, यानी उससे अधिक तापमान में अगर रखा जाएगा तो क्या होगा? आपके तापमान के कारण जो दोष आएगा वो तापमान दोष होगा। यानी तापमान दोष में क्या होता है? तापमान दोष के कारण उत्पन्न क्या होता है? जब माप लेने वाले औजारों को 20 डिग्री तापमान से कम या 20 डिग्री तापमान तक रखा जाए तो सही है, या 20 डिग्री से ऊपर रखा जाए तो वो गलत हो जाता है, उसके तापमान के कारण जो दोष आता है। ठीक है, चलो फिर बात आता है समांतर दोष। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब समांतर दोष देखो नाम से विदित आ रहा है। समांतर दोष नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा? समांतर दोष नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा? समांतर दोष, समानांतर दोष नाम से विदित है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? अब इसमें क्या होता है? माप लेने वाले जो सरफेस होते हैं वो क्या हो? समानांतर न हो तो वो दोष आता है। क्या? माप लेने वाले सरफेस क्या ना हो? समांतर ना हो, सरफेस समानांतर ना हो तो कौन सा दोष आता है? आपका माप लेने वाला जो दोष है वो आता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फ्लैट न हो, फ्लैट न हो, गोलाकार ना हो, ठीक है, जो कोई अन्य आकृति का ना हो। ठीक है, इसी प्रकार। चलो अब बात आती है आपके कोसाइन दोष। अब कोसाइन दोष क्या होता है बताएगा कोई? बताएगा? कोसाइन दोष किसी टूल के क्या लिख सकते हैं इसमें कि किसी टूल के प्लंजर व लीवर, क्या? किसी टूल के प्लंजर व लीवर कार्य के साथ समानांतर ना हो। ठीक है, तो ये है भाई आपके दोष। ठीक है, चलो अब इसमें एक और बचता है निरीक्षण दोष। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं निरीक्षण दोष की तरफ। चले, निरीक्षण दोष। अब निरीक्षण दोष यानी किसी टूल को चेक करना या किसी जॉब को चेक करना, तो वो दोष कब आता है? देखो, निरीक्षण दोष। निरीक्षण दोष क्या होता है? यह एक पैरेलैक्स, क्या? यह पैरेलैक्स त्रुटि है, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? पैरेलैक्स त्रुटि बोल सकते हैं। पैरेलैक्स त्रुटि है। ठीक है, ये क्या है? एक पैरेलैक्स त्रुटि है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायल इंडिकेटर वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या स्केल होते हैं उनके संबंध में ये दोष आता है। क्या? डायल इंडिकेटर वाले टूल या स्केल वाले टूल, स्केल से ली जाने वाली रीडिंग के संबंध में, स्केल से ली जानी
वाली, क्या स्केल से ली जाने वाली, क्या स्केल से ली जाने वाली रीडिंग के संबंध में, रीडिंग के संबंध में। ठीक है, तो ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलो तो भाई ये है आपका सूक्ष्म मापी यंत्र। एक और रह गया लास्ट आपका, कौन सा, गियर टूथ कैलिपर, जो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, वरना वो कहते हैं ना दम घुटने लगा है। 40 क्लासें हो गई, 40 क्लासें थोड़ी नहीं होती, 40 क्लासें, 40 क्लासें हो गई थोड़ी नहीं होती। अगर 40 क्लासों में आपको एक भी क्लास अगर कोई फ्री दे रहा है तो मेरे को बताओ। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।